नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइब्रेरी इन क्लासेस 2.0। आज आपको DLS 01 की पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो एक दिन आपको लाइब्रेरी 04 की क्लास मिलेगी, DLS 04 की, और एक दिन आपको मिलेगी लाइब्रेरी DLS 01 की। तो जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें DLS 04 की जो क्लासेज हो जाएगी, उसके बाद आपको 05 और 06 की भी मिल जाएंगी। हम लगभग एक DLS 04 को 10 या 12 वीडियो यानी कि 30 या 32 या 36 मिनट या 40 की होगी लगभग एक वीडियो। तो हम 10 से 12 वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार 05 और 06 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम DLS 01 जो कि सेमेस्टर 1 में एक ही थ्योरी पेपर है, क्योंकि दो तो इसमें प्रैक्टिकल पेपर होंगे 02 और 03। तो अभी हम शुरू करते हैं DLS 01। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी हौसला बना रहेगा और हम आपको ऐसे ही नोट्स, थ्योरी और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपकी जो DLS है उसे पास करवाने में आपकी मदद करेंगे। देखो दोस्तों, हमारी भी मेहनत लगी है। पहले हमने टॉपिक निकाले हैं, फिर उनसे PDF बनाई है, फिर क्वेश्चन बनाए हैं। तो हमारी भी मेहनत लगी है, तो आप भी सपोर्ट ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं DLS 01 की जो इकाई 1 है उससे। पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, भाग 1 इकाई 1 जो संपूर्ण थ्योरी नोट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन। तो आपको शुरू करते हैं ऐसे। वर्गीकरण का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसकी उत्पत्ति यानी कि वर्गीकरण शब्द अंग्रेजी के क्लासिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है। क्लासिफिकेशन जिसका अर्थ होता है वर्गीकरण, इसका हिंदी अनुवाद है। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्ग। प्राचीन रोम में समाज को संपत्ति या वंश के आधार पर 6 वर्गों यानी कि 6 क्लासेज में बांटने के लिए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो प्राचीन रोम है उसमें समाज या संपत्ति या वंश को समाज को संपत्ति या वंश के आधार पर जो 6 वर्गों में बांटा गया था, वो सबसे पहले बांटने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। समान गुणों या विशेषताओं के आधार पर वस्तु को एक समूह में एकत्रित करना और असमान वस्तु को उनसे अलग करना ही वर्गीकरण है। जैसे हम मान लेते हैं 12 बच्चे, उनको उनके हाइट के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स में अलग अलग करते हैं। तो जैसे कि उनकी समान हाइट है, जैसे कि किसी में 5.6 हाइट है, तो उन 6 बच्चों को एक साथ खड़ा करते हैं, और उनसे जो बाकी 6 है उनमें किसी की 5.2, 5.3, 5.4 है, तो उनको अलग किया जाता है। यानी कि उनमें असमान है गुण, और जिनमें समान है यानी कि जो 5.4 वाले समान थे उन्हें एक साथ रख दिया जाता है। अब हम क्रम व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। वर्गीकरण का काम केवल वर्ग बनाना ही नहीं, बल्कि उन बने हुए वर्गों को एक निश्चित और उपयोगी क्रम में, जैसे बढ़ते या घटते क्रम में सजाना भी है। तो अभी वर्गीकरण की प्रमुख परिभाषाएं पढ़ेंगे। वर्गीकरण को विद्वानों ने 2 रूपों में परिभाषित किया है, सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण। यानी कि सामान्य वर्गीकरण की परिभाषाएं देखते हैं पहले हम। WCB सेट्स के अनुसार वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने और उनके वर्ग बनाने तथा इन वर्गों को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि जो वैज्ञानिक थे WCB सेट्स, उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता यानी कि किसी वस्तु है उसको उसकी विशेषता के आधार पर उसे पहचानने या उसके वर्ग बनाने के लिए, या इन वर्गों को किसी क्रम यानी कि किसी क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया ही वर्गीकरण है। और मार्गेट मान के अनुसार समान वस्तुओं को एक साथ रखना, अर्थात वस्तुओं को उनकी समानता व भिन्नता के अनुसार व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। तो देखिए, मार्गेट मान के अनुसार समान वस्तुओं को एक साथ रखना, अर्थात वस्तुओं को उनकी समानता व भिन्नता के अनुसार व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पुस्तकालय की वर्गीकरण की परिभाषा की ओर। डॉक्टर SR रंगानाथन, देखिए इन्हें आप याद रखिए। डॉक्टर SR रंगानाथन, इन्होंने जो 5 सूत्र दिए थे PMEST, वो भी अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी आपकी पहली क्लास है और आपका पहला ही सेमेस्टर है और पहला ही एग्ज़ाम है, तो डरिए नहीं, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। क्योंकि जब मैंने भी DLS की थी तो पहले मुझे भी घबराहट हुई थी, भी पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, कैसा होगा एग्ज़ाम, और कैसा होगा। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह पढ़ा है या किससे पढ़ा है या किस प्रकार आपने चीज़ों को समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम पर आपका जो प्रभाव पड़ता है। आप किस तरह आप एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, तो
देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। डॉक्टर एस आर रंगानाथन के अनुसार पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की कृत्रिम भाषा वर्गांक में अनुवाद करना पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि पुस्तक है जो मान लीजिए कोई पुस्तक है, उसको किसी विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की कृत्रिम भाषा यानी कि वर्गांक में अनुवाद करना पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि किसी विशिष्ट विषय है, उसके विषय को कोई अंक दे देना, उसके आगे के जो मतलब कि उसको किसी अंकों में विभाजित कर उसके व्यवस्थित करना या वर्गीकरण करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। अब देख लिया WCB सेट्स के अनुसार इन्होंने सामान्य परिभाषा भी दी थी और अभी पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा में भी है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ निधानियों यानी कि अलमारियों पर पुस्तकों को विषय के अनुसार ऐसे ढंग से व्यवस्थित करना है जो पाठकों के लिए अत्यधिक उपयोगी। अर्थात इन्होंने कहा है कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ है यानी कि अलमारियों में पुस्तकों को उस व्यवस्थित करना यानी कि किसी स्पेसिफिक विषय के अनुसार या किसी जैसे भी मान लीजिए कि हिस्ट्री की बुक है, तो जैसे हम 6 से 12 की हिस्ट्री की बुक है तो उन अलमारियों में 6 से 12 की जो क्रमबद्ध श्रेणियों में उन बुक्स को रखा जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि विषय के अनुसार ऐसे ढंग से व्यवस्थित करना है जो पाठकों के लिए अत्यधिक उपयोगी हो। महत्वपूर्ण सूत्र पुस्तकालय में वर्गांक और गद्यांक को मिलाकर क्रमांक अंक बनता है जिसकी मदद से पुस्तक को अलमारी में आसानी से खोजा जाता है। यानी कि वर्गांक क्लास नंबर और गद्यांक बुक नंबर को मिलाकर इनको कोल नंबर बनाया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे DLS 0203 तो उसमें वर्गांक और गद्यांक आएंगे, उनसे बनाकर जो सारणी आपको बनाई जाएगी या हम वैसे मैं क्लासेस लूँगी आपकी तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, तो उनमें सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर कोल नंबर बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग बुकों को व्यवस्थित किया जाता है। उनके स्पेसिफिक विषय स्पेसिफिक किसी मतलब कि किस चीज़ पे पुस्तक लिखी गई है क्या उसमें है, तो उसके आधार पर ही उसे वर्गीकृत करना, उसके गद्यांक और क्लास नंबर और बुक नंबर को मिलाकर कोल नंबर बनाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम विशेषता में अंतर। वस्तु को बांटने के लिए हम जिन गुणों का प्रयोग करते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विशेषता और कृत्रिम विशेषता। यह देखिए प्राकृतिक विशेषता पढ़ते हैं, यह वस्तु के जन्मजात या आंतरिक गुणों को दर्शाती है। यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जो वस्तु को प्रकृति से मिले हो या उसके जन्मजात या आंतरिक गुण को दर्शाती है। ये जो प्राकृतिक विशेषता है, जैसे कपड़ों को उनके धागों के आधार पर सूती, रेशमी या ऊनी में बांटना। कृत्रिम विशेषता देखिए, यह बाहरी और मनमाने लक्षणों पर आधारित होते हैं, जैसे कपड़ों को उनके रंग या बंडल के आकार के आधार पर बांटना। जैसे कि किसी बुक को उनकी जो ऊपर जो मेन पेज होता है उसके कलर के अकॉर्डिंग हम व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं कृत्रिम विशेषता। तो पुस्तकालय में उपयोग, यदि पुस्तकों को उनके रंग या आकार के अनुसार सजाया जाए तो यह कृत्रिम वर्गीकरण है, लेकिन यदि उन्हें उनकी विषय के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वह पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है जो पाठकों के लिए उपयोगी है। अब हम पढ़ते हैं आगे। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्य, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पुस्तकालय में पुस्तकों को बिना किसी क्रम के ढेर लगाकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर हम पुस्तकालय के उनके क्रम को लगाए बिना ही किसी ढेर में व्यवस्थित कर देते हैं तो उन्हें ढूंढ पाना या नामुमकिन है। तो इसलिए उन्हें व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करके ही उन्हें ढूंढ पाना आसान है। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। तुरंत पुस्तक खोजना, पाठक द्वारा किसी पुस्तक की मांग करने पर उसका अलमारी में स्थान तुरंत पता लगाया जा सकता है। यानी कि जब हम पुस्तकों को उनके वर्गीकरण के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, तो जब पाठक या कोई पढ़ने वाला जब हमसे पुस्तक की मांग करता है तो हम उसको अलमारी में स्थान पता करके तुरंत यानी कि उसके क्रम को देखकर अलमारी में उसका जो स्थान है उसे तुरंत पता किया जा सकता है। पुनः सही स्थान पर रखना, यानी कि जब पाठक उस पुस्तक को लौटाने आए तो कर्मचारी उसे अलमारी में उसके निश्चित स्थान पर वापस रख सकता है। नवीन पुस्तकों का सही समायोजन, अगर हम पुस्तकालय में उनका वर्गीकरण सही से करते हैं, वर्गीकरण किया यानी कि पुस्तकों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो पुस्तकालय में आने वाली नई पुस्तकों को उसी विषय की पुरानी पुस्तकों के बीच सही स्थान पर रखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की संतुष्टि, यह रंगानाथन के सूत्रों जैसे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और पाठक का समय विषय की पूर्ति करता है। चलिए आगे पुस्तकालय वर्गीकरण के जो कार्य हैं, फंक्शन हैं, उन्हें पढ़ते हैं। सहायक अनुक्रम प्रदान करना, संबंधित विषयों की पुस्तकें अलमारी में एक साथ रखी होती है जिससे पाठक को एक ही जगह अपनी पसंद की कई पुस्तकें मिल जाती हैं।
संतुलित पुस्तक चयन करना, वर्गीकरण से अलमारी को देखकर पता चल जाता है कि किस विषय पर किताबें कम है और किस पर ज़्यादा है, जिससे नई किताबें खरीदने में आसानी होती है। संतुलित पुस्तक चयन, अभी ये मैंने इसके बारे में जाना है तो मैं बता दूं दोबारा आपको। संतुलित पुस्तक के चयन उसे कहते हैं जैसे कि वर्गीकरण से अलमारी को देखकर पता चल जाता है कि किस विषय पर यानी कि किस विषय की किताबें कम हैं और किस विषय की किताबें ज़्यादा हैं, जिससे कि नई किताबें खरीदने में आसानी हो सके। वर्गीकरण से आपको ये फ़ायदे हैं, वर्गीकरण के ये फ़ायदे हैं। पुस्तक प्रदर्शन में सहायक, यानी कि किसी महापुरुष की जयंती या राष्ट्र पर्व पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाने के लिए किताबें आसानी से निकाली और सजाई जा सकती है। समय और शक्ति की बचत, यानी कि जब पुस्तकालय का वर्गीकरण होता है कि जब पुस्तकालय को उनके वर्गीकरण के आधार पर बांट कर उन्हें अलमारी में व्यवस्थित किया जाता है, तो व्यवस्थित किताबों के व्यवस्थित होने के कारण जब पाठक नई किताब लेने आता है तो कर्मचारी उस क्रम को देखकर जल्दी ही उन्हें पुस्तक दे देता है, जिससे कर्मचारी और पाठक दोनों का समय बेकार में नष्ट नहीं होता है, यानी कि किताबों को ढूंढने में उनका समय नहीं लगता। अभी हम इकाई 2 के बारे में पढ़ते हैं, भाग 2 के बारे में पढ़ते हैं। इकाई फर्स्ट का ही है, जो इसमें हमने लगभग थ्योरी पढ़ ली है, जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो आप आंसर भी बता देंगे, क्योंकि उनसे ही आंसर लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई प्रथम के क्वेश्चन। तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक। अभी लघुरात्मक प्रश्न तो सभी करने अनिवार्य होते हैं, आपको भी पता है। तो आप छोटे वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। करने को आप बड़े भी कर सकते हैं, बड़े तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा होता है, पर आप छोटे क्वेश्चन करें। ये छोटे कम शब्दों में लिखे जा सकते हैं और इन्हें याद करना भी आसान होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलनात्मक प्रश्न। क्लासिफिकेशन, अभी मैंने आपको जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको उस टाइम ही बता दिया था कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस से हुई है इसकी उत्पत्ति। तो अभी चलते हैं हम आगे। क्रमांक अंक, यानी कि कोल नंबर के कौन कौन से घटक होते हैं। कोल नंबर मैंने आपको बताया था कि घातांक और वर्गांक मिलकर कोल नंबर बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, क्रमांक अंक के मुख्य घटक वर्गांक और घातांक होते हैं, यानी कि इन दोनों से मिलकर कोल नंबर बनता है। याद रखिएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण में आधारशिला पुस्तक है तथा पुस्तकालय अध्यक्षता ये आधारशिला वर्गीकरण है। यह कथन किसका है, मतलब कि इसमें जो दिया गया क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा था। पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं तथा पुस्तकालय अध्यक्षता की आधारशिला वर्गीकरण है। यह प्रसिद्ध कथन WCB वर्विक सेट्स का है। मैंने आपको ये बताया भी था, थ्योरी में भी था, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, वर्गांक। देखिए वर्गांक अर्थांक ये उनकी परिभाषा आपको याद रखनी है, ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। अभी पीछे भी पूछी गई थी और अब भी संभावना है पूछने की, और आप इन्हें भूलें नहीं, क्योंकि छोटे नंबर है वो आपको स्कोर करने में ज़्यादा मदद करते हैं। आप याद रखिए वर्गांक क्या है। उत्तर, किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय को कृत्रिम भाषा में बदलने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे वर्गांक कहते हैं। यानी कि जो किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय है उसके कृत्रिम भाषा में बदलने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे वर्गांक कहते हैं। और घातांक देखिए, बुक नंबर, एक इस विषय के अनेक पुस्तकों को आपस में अलग अलग करने का और उन्हें विशिष्ट स्थान देने के लिए जो अंक दिया जाता है उसे घातांक कहते हैं। यानी कि एक विषय की अनेक पुस्तकों को आपस में अलग अलग करने और उन्हें विशिष्ट स्थान देने के लिए जो अंक दिया जाता है उसे घातांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वर्गीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभी लघुरात्मक प्रश्न पढ़ते हैं, सरल और इसके सटीक उत्तर लिखे गए हैं, मैंने खुद तैयार किए हैं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल उत्तर याद करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सरल भाषा में लिखे गए क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी वर्गीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया भी था, अभी क्वेश्चन भी आया था लघुरात्मक का कि वर्गीकरण इंग्लिश के जिस शब्द से बना है, क्लासिफिकेशन जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्गीकरण का सरल अर्थ है वस्तुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग
समूह या वर्गों में बांटना। इस प्रक्रिया में समान गुणों वाली चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, यानी कि जिन वस्तुओं में समान गुण है उन्हें एक साथ रखा जाता है, और असमानता वाले जिन चीज़ों में असमानता है या जिनके गुण समान नहीं हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके विषयों के अनुसार अलमारियों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप साथ में एक परिभाषा भी लिख देना जो आपको पहले बताई थी मैंने, डॉक्टर रंगानाथन की लिख देना, या फिर जो सर थे WV तो उनके भी लिख देना। चलिए शुरू करते हैं आगे। सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या अंतर है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य वर्गीकरण यानी कि सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण में अंतर बताना है तो हम पहले सामान्य वर्गीकरण में अंतर बताते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के विचारों या भौतिक वस्तु को उनके सामान्य गुणों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे फलों या बर्तनों का वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण मैंने सामान्य वर्गीकरण बता दिया है, पुस्तकालय का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसका संबंध केवल पुस्तकालय की पुस्तकों और प्रलेखों से होता है। इसमें पुस्तक के मुख्य विषय के साथ साथ उसका अन्य विशेषताओं जैसे भाषा, प्रकाशन वर्ष और उसके स्वरूप को भी ध्यान में रखकर कृत्रिम अंक वर्गांक दिया जाता है। दोबारा बता दूं, पुस्तकालय वर्गीकरण इसका संबंध केवल पुस्तकालय की पुस्तकों और प्रलेखों से होता है। इसमें पुस्तक के मुख्य विषय के साथ साथ उसके अन्य विशेषताओं जैसे भाषा, प्रकाशन वर्ष और उसके स्वरूप को भी ध्यान में रख कर कृत्रिम अंक दिया जाता है, यानी कि उसमें जो बुक है उसके मतलब कि किस भाषा में लिखी गई है, इसका प्रकाशन कब हुआ है और उसके स्वरूप को ध्यान में रखकर उसके कृत्रिम अंक उन्हें वर्गांक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो चलिए हम प्राकृतिक विशेषता और कृत्रिम विशेषताओं में अंतर ज्ञात करते हैं। तो शुरू करते हैं, उदाहरण देकर समझना है तो इसे चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, प्राकृतिक विशेषता यह किसी वस्तु के आंतरिक या वास्तविक गुणों पर आधारित है। प्राकृतिक जैसे उसके आंतरिक गुण कौन से हैं, या जन्मजात या आंतरिक या वास्तविक गुणों पर आधारित होती है। कपड़ों को उनके धागों के आधार पर, उदाहरण है ये, चलिए उदाहरण देखते हैं। कपड़ों को उनके धागों के आधार पर सूती, ऊनी या रेशमी वर्गों में बांटना। कृत्रिम विशेषता देखते हैं, यह वस्तु के बाहरी या मनमाने लक्षणों पर आधारित होती है जिसका मूल स्वरूप से सीधा संबंध नहीं होता। उदाहरण, कपड़ों को उनके रंग लाल, हरा, नीला या बंडलों के आकार के आधार पर बांटना। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम दीर्घ उत्तरात्मक के प्रश्न पढ़ते हैं जिनका विस्तृत एवं आसान निबंधात्मक उत्तर बनाया है, मतलब कि ज़्यादा कठिन उत्तर नहीं है, बड़े बड़े शब्दों में नहीं है, इसे आसान और सरल कर कर आपके लिए उत्तर बनाए गए हैं। आपको मैं बता दूं, जो अभी क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट पेपर है, तो वीम्यू जो वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें जो उत्तर पुस्तिका होती है वो उसमें इस प्रकार के, मैं आपको बता दूं कि जो वीम्यू यानी कि वर्धमान महावीर कोटा जो विश्वविद्यालय है उसमें उत्तर पुस्तिका इस प्रकार बनाई जाती है कि जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनके उत्तर उसमें पूरे ही लिखे जाते हैं, क्योंकि आपको जितने शब्दों में उत्तर पूछा जाए आप उतने ही शब्दों में लिखें, उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, या ऐसा नहीं है कि आपको अतिलोकात्मक क्वेश्चन पूछा गया है जो सिर्फ 30 शब्दों का है, लेकिन आपने उसे बढ़ा चढ़ाकर आधे पेज पर या आधे से ज़्यादा पेज पर लिख दिया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी में जो आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, आपको पूरा जो प्रश्न पत्र है वो उसी उत्तर पुस्तिका में करना होता है, आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। इस प्रकार बस उसमें ऐसे भी नहीं 30 से 32 पेज है, उसमें कम ही पेज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, मतलब 20 के लगभग, 20 से भी कम, और उत्तर पुस्तिका भी छोटी होती है, वो बड़े वाले नहीं है। तो आपको बता दूं, आप उत्तर भी उतना ही लिखें जितना उसमें पूछा गया, आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई भी उत्तर को ना लिखें। तो इसलिए आपको सरल उत्तर बनाए गए हैं, आप इन्हें पढ़ें और इन्हें ही लिखने का प्रयास करें। चलिए हम प्रश्न 9 में शुरू करते हैं, दीर्घात्मक का पहला प्रश्न, और वैसे हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो 9वां प्रश्न है ये। चलिए, पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए तथा पुस्तकालय में इसकी आवश्यकता और उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए, और ये 99% चांस है एग्जाम में आने के। यूनिट फर्स्ट है, क्योंकि यूनिट देखो सभी आएंगी, कोई भी यूनिट छूटेगी नहीं, और क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा, मार्गेट मान के अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें पुस्तकों के भौतिक स्वरूप के आधार पर आवश्यकता तालमेल कर दिया जाता है। वहीं डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार पुस्तक के विषय को अंकों की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण है।
देखिए मैं आपको बता दूं, ये परिभाषा इसमें दो वैज्ञानिक हैं, मार्गेट मान के अनुसार और डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार, सॉरी दो व्यक्ति हैं। देखिए इसमें दो व्यक्ति हैं, मार्गेट मान के अनुसार और डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार। इसमें दो परिभाषाएं दी गई हैं। मार्गेट मान के अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण है, यानी कि पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं एक ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें वस्तुओं को उनके भौतिक स्वरूप के आधार पर तालमेल भौतिक स्वरूप के आधार पर आवश्यक तालमेल कर दिया जाता है। यानी वहीं डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार पुस्तक के विषय को उनकी अंकों की, यानी कि पुस्तक के जो विषय उनके, जैसे हिस्ट्री को वी लिखा जाता है। अभी आप नहीं समझेंगे, आप आगे जब आप कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को वी लिखा जाता है। आगे अभी आएंगे भी यूनिट, उसमें बताएंगे हम आपको कि हिस्ट्री है उसको वी लिखा जाता है, और ऐसे ही और भी मैथ को भी और तरीके से लिखा जाता है। उनके कोड अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार उन्हें कहा गया है कि अंकों को उनके कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है वर्गीकरण, यानी कि पुस्तकों के विषय को अंकों की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है वर्गीकरण। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण और उसके उद्देश्य। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता और उद्देश्य। पुस्तकालय में वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, यानी कि जब पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण ही नहीं होगा तो उन जो स्पेसिफिक बुक या पाठकों द्वारा जब किसी बुक का कर्मचारियों से उस बुक की मांग की जाएगी तो एक ढेर में से पुस्तक निकालना आसान नहीं है। इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों का वर्गीकरण पुस्तकालय में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं वो यंत्रवत व्यवस्था, मैकेनिकल अरेंजमेंट। अलमारियों पर किताबों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है कि कोई भी किताब आने पर उसे बिना किसी भ्रम सही विषय के साथ रखा जाता है। यानी कि जब जो अलमारी है उसमें किताबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जब नई पुस्तकें आती है तो बिना किसी पुरानी पुस्तक को इधर से उधर किए उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। तो समय की बचत, यानी कि जब पुस्तकें विषय अनुसार सजी होती है तो पाठक को अलमारी में भटकना नहीं पड़ता, वह सीधे अपने विषय की रैंक में जाकर पुस्तकें देख सकता है। यानी कि जब पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है या किया हुआ होता है तो जो कर्मचारी है तो उन्हें अलमारियों में इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता, वो एक स्पेसिफिक स्थान पर रखी हुई किताबों को देखकर ही वहाँ पर किताबें दे सकता है, जिससे पाठक और पुस्तकालय कर्मचारी दोनों के समय और ऊर्जा की बचत होती है। यानी कि अब हम शुरू करते हैं सहायक अनुक्रम। आगे चलते हैं। सहायक अनुक्रम, हेल्पफुल सीक्वेंस। वर्गीकरण ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनके आपसी संबंधों के आधार पर अलमारियों में सजाता है। यानी कि वर्गीकरण ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को उनके आपसी संबंधों के आधार पर अलमारियों में सजाता है। इससे मुख्य विषय के साथ साथ उससे जुड़े अन्य सह संबंधित विषय भी पाठकों के सामने एक साथ आ जाते हैं। यानी कि सहायक अनुक्रम में वर्गीकरण ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को, यानी कि जो वर्गीकरण ज्ञान है उन्हें मतलब कोई जो क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र से जुड़ा है उनके आपसी संबंधों के आधार पर अलमारियों में सजाया जाता है। इससे उनके मुख्य विषय के साथ साथ उससे अन्य जुड़े अन्य सह संबंधित विषय भी पाठक के सामने एक साथ आ जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों का पालन। डॉक्टर रंगानाथन के पुस्तकालय विज्ञान के नियमों की पूर्ति वर्गीकरण के बिना असंभव है। यानी कि जो डॉक्टर रंगानाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के जो नियम दिए थे उनकी पूर्ति वर्गीकरण के बिना असंभव, यानी कि वो संभव है ही नहीं। तो हम चलते हैं उनके उनके जो सूत्र दिए थे उनको पढ़ते हैं। चलिए, प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए, यानी कि किताबों के व्यवस्थित होने से उनका उपयोग बढ़ता है। अब चलिए द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि पाठक अपने पसंद के विषय की किताबें आसानी से ढूंढ लेता है। चतुर्थ जो सूत्र है वो है पाठक का समय बचाएं, बिना समय गंवाए वांछित सामग्री मिल जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि दूसरे के बाद सीधा चौथा सूत्र कैसे है, तो मैं आपको बता दूं इसमें मैंने खुद बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताए हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी बड़ा ना हो और एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़े, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे ही आप जिस प्रकार मैंने ये बनाए हैं क्वेश्चन आप उसी प्रकार लिखना, इससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए चतुर सूत्र आपको बताया था, बिना समय गंवाए वांछित सामग्री मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें हैं तथा पुस्तकालय अध्यक्षता की आधारशिला वर्गीकरण है। इस कथन की समीक्षा करते हुए पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। यानी कि पुस्तकालय की आधारशिला पुस्तकें तथा पुस्तकालय अध्यक्षता की आधारशिला वर्गीकरण।
इस कथन की समीक्षा करते हुए पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम लिखते हैं, यह कथन प्रसिद्ध पुस्तकालय वैज्ञानिक WCB वर्विकसेट्स का है। ये मैंने कई बार इनके जो पीछे आपको बताए भी थे, इनके द्वारा लिखी गई परिभाषा, और अभी भी आपको बता रही हूँ। चलिए दोबारा बताती हूँ। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार किताबों के बिना पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जाती, यानी कि जब किताबें ही नहीं होगी तो पुस्तकालय कहाँ से होगा। हम बिना पुस्तकों के पुस्तकालय की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार कुशल वर्गीकरण के बिना बेहतरीन पुस्तकालय अध्यक्षता यानी कि लाइब्रेरियनशिप का संचालन नहीं किया जाता। यानी कि जो कुशल वर्गीकरण है, जिससे यानी कि जब पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण ही सही नहीं होगा तो उसमें पुस्तकालय अध्यक्षता की संचालन भी नहीं किया जा सकता। यदि पुस्तकालय में लाखों किताबें हो लेकिन वे बिना किसी क्रम के ढेर लगा कर रखी हो तो वह पुस्तकालय नहीं बल्कि कबाड़ खाना बन जाए। अर्थात यानी कि यदि किसी पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें हैं लेकिन उन्हें उनके क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है तो वह उसे पुस्तकालय न कहकर एक कबाड़ खाना कहा जा सकता है, क्योंकि जब उसमें किताबें क्रम में व्यवस्थित ही नहीं है तो वो कहाँ का पुस्तकालय। तो चलिए पुस्तकालय वर्गीकरण के जो प्रमुख कार्य हैं उन्हें पढ़ते हैं। संतुलित संग्रह का निर्माण। वर्गीकृत अलमारियों को देखकर पुस्तकालय अध्यक्ष तुरंत जान जाता है कि किस विषय में किताबें कम है और किस विषय में पर्याप्त। इससे भविष्य में अच्छी और उपयोगी किताबें खरीदने की योजना बनाने में सहायता मिलती है। जो संतुलित संग्रह का निर्माण यानी कि वर्गीकृत अलमारियों को देखकर पुस्तकालय अध्यक्ष तुरंत जान जाता है कि किस विषय में किताबें कम है और किस विषय में पर्याप्त है। इससे भविष्य में अच्छी किताबें और उपयोगी किताबें खरीदने में योजना बनाने में सहायता मिलती है। पुरानी किताबों की छंटनी यानी कि वर्गीकरण की मदद से उन किताबों को आसानी से पहचान कर बाहर निकाला जा सकता है जो पुरानी या अप्रासंगिक हो चुकी है। यानी कि जो पुरानी किताबें हैं या अप्रासंगिक जो किताबें हो चुकी हैं उन्हें पहचानने में आसानी होती है। पुस्तकों के प्रदर्शन से सुगमता यानी कि जब पुस्तकालय में समय समय पर आयोजित होने वाली पुस्तक प्रदर्शनों जैसे गांधी जयंती, विज्ञान दिवस आदि के लिए विशाल संग्रह से संबंधित किताबें तुरंत निकाली जा सकती है। यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण से जो पुस्तक प्रदर्शनियों के लिए जो विशाल संग्रह से संबंधित किताबें हैं वो तुरंत निकाली जा सकती है। जैसे किसी समारोह समय समय पर जो समारोह आयोजित होते हैं तो उन पर जो उनसे संबंधित जो किताबें हैं विशाल संग्रह में से निकाली जा सकती है जल्दी से जल्दी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। विषय अनुसार सांख्यिकी यानी कि डाटा कलेक्शन। उच्च अधिकारियों या सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए किस विषय की कितनी किताबें पुस्तकालय में हैं इसके आंकड़े वर्गीकरण के माध्यम से पल भर में तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब पुस्तकालय का वर्गीकरण पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है तब जब उच्च अधिकारियों या सरकार को जब रिपोर्ट भेजनी होती है तो वो रिपोर्ट जल्दी तैयार की जा सकती है, जिससे पता लग जाता है कि कौन सी किताबें कम हैं और पुस्तकालय में है, और इनके आंकड़े जल्दी तैयार किए जा सकते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के आधार पर। तथर्थ ग्रंथ सूची बनाना है। यदि कोई शोध छात्र या शिक्षक किसी विशेष विषय पर उपलब्ध सभी किताबों की सूची मांगता है तो वर्गीकृत सूची की मदद से यह तुरंत तैयार करके दी जा सकती है। यानी कि जब कोई शोध छात्र या शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से किताबों की सूची मांगता है तो वह वर्गीकृत सूची की मदद से तुरंत उसे तैयार कर दी जा सकती है। दोस्तों आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है DLS 01 की जो फर्स्ट यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है, और आगे भी आपको सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जितने भी आपकी जो DLS 01 के थ्योरी एग्ज़ाम हैं उनकी सारी जो यूनिट है वो आपको करवा दी जाएंगी। ये एक इतनी भी नहीं है कि एक एक घंटा की आपकी क्लास ये चले और आपके पूरा यूनिट भी ना हो। आपको शॉर्ट वीडियो में और छोटी वीडियो में आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करा दी गई है, जिसमें आपको थ्योरी भी मिले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिले हैं। तो दोस्तों आपसे इतना निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। देखिए दोस्तों मैंने ये पहले यूनिट से टॉपिक निकाले हैं, फिर उसकी PDF बनाई है, फिर उनसे वीडियो बनाई है, फिर उसे एडिट भी किया है, फिर उसे अपलोड किया है। तो देखिए इतनी मेहनत लगी है तो आप इसके लिए एक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप कमेंट भी कर दीजिए और आप बता दीजिए कि इसमें क्या कमी थी या क्या कुछ नहीं हो पाया या क्या कुछ आपको समझ नहीं आया, तो उसमें भी आपको मतलब मेरा आपसे रिप्लाई दे दिया जाएगा और आगे मैं उसके आधार पर वीडियो बनाऊँ, मतलब किस प्रकार आपको समझ आ जाता है या कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया
आप दोबारा बता सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। अभी एक बार नीट के एग्ज़ाम के कारण टेलीग्राम पर रोक है। जब भी टेलीग्राम पर रोक हटेगी तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको PDF डाल दूँगी, तो आप वहाँ से PDF ले लेना। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।